नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। एम वेंकैया नायडू एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला, कल पर्चा भरेंगे दोनों उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव में करीब 99% वोटिंग। रामनाथ कोविंद की जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त। मीरा कुमार ने बताया, विचारधारा की लड़ाई। मॉनसून सत्र के पहले दिन दिवंगत सांसदों और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से मांगा सहयोग। कश्मीर से लेकर कृषि संकट के मुद्दे उठाएगा विपक्ष। जीएम सरसों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर अब तक नीतिगत फैसला नहीं। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। 10 साल तक रोक लगाने की मांग। पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान से फायरिंग। एक जवान और एक बच्चे की मौत। दोनों देशों के सैन्य महानिदेशकों की बातचीत। भारत की चेतावनी, गोलीबारी का देंगे पुरजोर जवाब। तो आइए देखते हैं पहली खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी का मुकाबला एम वेंकैया नायडू से होगा। आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में एम वेंकैया नायडू को एनडीए का उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया। कल नामांकन का आखिरी दिन है। और संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज अनाउंस किया और उसके बाद एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया पार्टी के अध्यक्ष की ओर से। और जो कैबिनेट के दूसरे मंत्री थे शामिल हुए बैठक में, उन्होंने उन्हें बधाई दी। एनडीए की ओर से एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में जन्मे एम वेंकैया नायडू ने राजनीति शास्त्र में स्नातक और कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने आंध्र प्रदेश की बीजेपी इकाई में कई पदों की जिम्मेदारी निभाई। वो 2 बार आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। वेंकैया नायडू बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पार्टी में कई अहम पदों पर रहे। वो 1998 के बाद से कर्नाटक से 3 बार और वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। वर्तमान में केंद्र में शहरी विकास और सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। वेंकैया नायडू जी अक्रॉस द पार्टी लाइन देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। इसलिए पूरे एनडीए के दलों ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम को चयनित किया है। विपक्षी दलों ने गोपाल कृष्ण गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। ऐसे में दोनों उम्मीदवार मंगलवार को पर्चा दाखिल करेंगे। 5 अगस्त को मतदान और नतीजा आएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और वेंकैया नायडू के ऐलान के साथ अब जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है वो तय हो चुका है। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वेंकैया नायडू सबसे उम्मीदवार जो हैं एनडीए की ओर हैं और
सबसे ज़्यादा काबिल उम्मीदवार वही हैं इस पद के लिए। हमारे साथ विजय त्रिवेदी साहब हैं स्टूडियो में इस मसले पर और बातचीत करने के लिए। विजय जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही थी वो मैं कहूँ कि ठीक आखिरी दिन, कल नामांकन का आखिरी दिन होगा, उससे पहले बीजेपी की ओर से अनाउंसमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से वेंकैया नायडू साहब के बारे में डिस्क्राइब किया गया, कैसे आप देखते हैं? और कैंडिडेचर के लिहाज से जैसा कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है उनके पास। मुझे बात ठीक लगती है प्रधानमंत्री जी की, बहुत उपयुक्त उम्मीदवार हैं। और ख़ास तौर से अभी यदि संसद की में जो सरकार है, एनडीए जो है, उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वेंकैया नायडू और ज़्यादा उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत लंबा अनुभव है। एक तो संसद का, राज्यसभा में वो लंबे समय तक रहे हैं, उसका अनुभव है। और यदि आपने वेंकैया जी को करीब से देखा हो तो बहुत चीयरफुल, गुड ह्यूमर वाले, वन लाइनर्स वाले लोग हैं, जो अक्रॉस द पार्टी लाइन शायद ही उनका कोई नाराजगी वाला व्यक्ति मिलेगा किसी भी पार्टी में, विरोधी दल के लोग भी। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं हो राज्यसभा में, तो वहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी समय से लोकसभा चलती थी, राज्यसभा में टेंशन बना रहता था, वो टेंशन कम करने में भी मदद भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को मिलेगी वेंकैया नायडू जी की वजह से। उसका वजह ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन जो उनका ओवरऑल बिहेवियर है और जो पॉलिटिकल पार्टी से अक्रॉस पार्टी लाइन जो बिहेवियर है, दोस्ती है, रिश्ता है, वो बहुत मधुर है। तो वो सब लोगों को मनाने में, और उनका पार्लियामेंट्री मिनिस्टर के दौर में, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वो लंबे समय तक रहे हैं, तो उस दौरान भी उन्होंने इस काम को बहुत आसानी से और बहुत स्मूथली किया है। तो वो सरकार को बहुत मदद करेंगे। और जो मेन मैं कहूँ कि एक बड़ी चिंता थी सरकार के सामने, राज्यसभा को चलाना, अपने विधेयकों को वहाँ पर पास करवाना, और कई ऐसे मसले आए जहाँ पर राष्ट्रपति का जो संबोधन, ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है, उसमें संशोधन के बाद सरकार की हालांकि किरकिरी भी हुई। ऐसे मसलों पर शायद वेंकैया नायडू साहब सबसे उपयुक्त हैं। और उसके साथ साथ दक्षिण भारत में जिस तरीके से बीजेपी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, उस दिशा में भी एक बड़े कदम बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि यदि राजनीतिक तौर पर देखें तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए, आज जब चुनाव भी हो गया, वोटिंग भी हो गई है, तो रामनाथ कोविंद जी को उतारा। वो उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट करते हैं, कानपुर से हैं, तो उत्तर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को एक ज़माने तक तो उत्तर भारत की पार्टी माना जाता था। तो वेंकैया नायडू को दक्षिण भारत की तरफ से चुना जाना, आंध्र प्रदेश से चुना जाना, जहाँ से वो आते हैं, नेल्लोर से आते हैं, तो वो भी पाँव पसारने का कदम है। कर्नाटका में चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटका से वेंकैया नायडू राज्यसभा एमपी भी रहे हैं, आंध्र प्रदेश से जुड़े रहे हैं, तो वहाँ पर उनको भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि राज्यसभा में जो परेशानी हो रही थी सरकार को बिलों को पास कराने में, बिल्स को पास कराने को लेकर भी, राष्ट्रपति के भाषण का भी आपने जिक्र किया, संशोधन की बात की, तो उन सब में वेंकैया नायडू के जो पॉलिटिकल ह्यूमर है और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो दोनों बहुत मदद करेगा। और जो उनका रिलेशनशिप है सभी पार्टीज के साथ, वो बातों को, गुस्से को डिफ्यूज करने के मास्टर माने जाते हैं। उनके हल्के तरीके से बातों को आगे हल्का कर देते हैं वो बातों को। कोई भी गुस्सा अगर हो विपक्ष में, यदि आपने संसद में भी देखा हो, तो वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के तौर पर, दूसरे मिनिस्टर के तौर पर भी ये काम बड़े स्मूथली करते हैं। जो एक खास बात मैंने देखी, वेंकैया जी के साथ मेरा लंबा परिचय रहा, वेंकैया जी एक बहुत डेडिकेटेड और कमिटेड पॉलिटिकल लीडर है। तो आप भले ही कहें कि सभी विपक्षी दलों में उनकी दोस्ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर उनको झुकाना या उससे हटाना भी मुश्किल काम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मौका होगा। पिछले 30 साल में भारतीय जनता पार्टी के और पूरे जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो 50-55 साल में कि पहली बार होगा कि उनका ही राष्ट्रपति हो और उपराष्ट्रपति भी हो। हालांकि उपराष्ट्रपति से पहले भैरों सिंह शेखावत बने थे, लेकिन ये मौका है जब दोनों के दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तो और आज जब अनाउंसमेंट हुआ, एक और विजय जी, पिछली बार जब राष्ट्रपति कैंडिडेट को अनाउंस किया बीजेपी की ओर से, अमित शाह पार्टी जो अध्यक्ष हैं, उन्हें कहा था कि दलित समाज से और प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया हुआ है। आज जब वेंकैया नायडू साहब का जिक्र किया गया कैंडिडेचर को लेकर, तो एक ख़ास शब्द था किसान परिवार से, खुद किसान रहे हैं, किसान फैमिली से आते हैं। आपको लगता है कि एक जो फैक्टर है, ये जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ महीनों में रहा है किसानों को लेकर, वहाँ पर भी बीजेपी ने टारगेट किया है? बिल्कुल टारगेट किया है, क्योंकि किसानों को लेकर काफ़ी थोड़ा सा टेंशन भी रहा है अभी, किसानों की आत्महत्याओं को लेकर, किसान के कर्जे को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से माहौल ये बनाई गया कि वो एक एलीट पार्टी है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप की, बिजनेसमैन ग्रुप की पार्टी है, तो किसानों से दूर पार्टी है। और ये बात ठीक है कि वेंकैया नायडू किसान परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। और आपको याद होगा कि जब वाजपेयी सरकार थी तो वेंकैया नायडू को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था, तो उनका रूरल डेवलपमेंट में हमेशा से ही
वो इंटरेस्ट रहा है। जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बने तब भी हमने उनसे चर्चा की थी कि आप ये रूरल से अर्बन डेवलपमेंट में एलिवेशन जो हुआ, तो बोले कि मेरा मन हमेशा गांव में लगता है। तो वो गांव और किसान की बात हमेशा से करते रहे। परिवार उनका गरीबी से रहा, उनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई 1.5 साल की उम्र में, जब वेंकैया नायडू 1.5 साल के थे। तो वो एक पूरा स्ट्रगल वाला पीरियड उन्होंने देखा। एक चीज़ का छोटा सा जिक्र मैं कर दूं कि वेंकैया नायडू का जो पॉलिटिकल कमिटमेंट की जो बात कर रहे थे, जब वाजपेयी सरकार थी, मुझे याद आता, तब वो मंत्री हुआ करते थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी को अपना अध्यक्ष बनाना था नया। और आप जानते हैं कि सरकार से अध्यक्ष बनना कोई नहीं चाहता मंत्री बनकर। बिल्कुल। मुझे नाम लेने का जिक्र नहीं है, लेकिन कई लोगों से प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बात की कि आप पार्टी में अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लो। किसी ने नई जिम्मेदारी संभाली। वेंकैया नायडू थे जिन्होंने मंत्री पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। हालांकि वो उस समय सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे ध्यान है कि वाजपेयी जी ने 5-6 बड़े लीडर्स से बात की थी जिनको चाहते थे कि वो सरकार छोड़ दें, मंत्री पद छोड़ दें और अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन केवल वेंकैया नायडू ने इस बात के प्रस्ताव को स्वीकार किया। और इसी जुड़ा सवाल की मुझे याद पड़ रहा है, जब राष्ट्रपति पद के लिए नाम की घोषणा होनी थी उससे पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम कैबिनेट से किसी को इस पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत अहम है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जब मामला आया तो एक बहुत ही ख़ास, मैं कहूँ कि जो कि कई मसलों पर सरकार के खेवनहार भी रहे, उनको स्पेयर करते हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए, यानी कि सरकार की प्राथमिकता और सरकार की नज़र में जो नाम, वो दोनों समझ में आता है कि असल में उनका जो स्ट्रक्चर है पार्टी के अंदर या उनकी ज़रूरत किस तरीके की है। बिल्कुल, क्योंकि 8-10 दिन पहले मेरी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ सरकार में वरिष्ठ मंत्री से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ऊपर 5-6 लोग जो हैं सरकार में, बड़े लोग हैं, जिसमें राजनाथ सिंह जी हैं, सुषमा स्वराज हैं, अरुण जेटली है, वेंकैया नायडू हैं, इनमें से किसी को नहीं बनाया जाए। ये एक आम राय थी। जो आप बात कह रहे हैं उसको मैं उससे सहमत हो रहा हूँ। लेकिन जब बाद में चर्चा हुई, कुछ और नामों की चर्चा हुई, तो ये तय हुआ कि पार्टी को दक्षिण भारत से लेना है, उम्मीदवार बनाना है। वेंकैया जी खुद चाहते थे कि वो पब्लिक फिगर हैं, तो वो चाहते थे कि जनता के साथ ही जुड़े रहें, वो मंत्री पद छोड़कर इधर नहीं आना चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको फ़ोन करके कहा कि ये हम लोगों ने मानस तय किया कि आपको बनाया जाए, और प्रधानमंत्री ने वेंकैया नायडू को ये कहा कि इट्स माय पर्सनल लॉस एज ए कैबिनेट मेंबर, क्योंकि सरकार की बहुत जिम्मेदारी है। उपराष्ट्रपति के तौर पे राज्यसभा को भले ही चला सकते होंगे, लेकिन एक मिनिस्टर के तौर पे उनकी बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ सीधा जुड़ाव थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा, फिर अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको बुलाकर ये मैसेज दिया कि ये तय हो गया है, और फिर उस जिम्मेदारी को वेंकैया नायडू ने संभाला। तो प्रधानमंत्री के लिए उतने ह्यूमर वाला, उतने विट वाला दूसरा मिनिस्टर इस सरकार में नहीं है, ये तय है। और प्रणव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रणव, नाम का ऐलान हो चुका है और अब जाहिर है कि कल नामांकन का आखिरी दिन और दोनों ही कैंडिडेट कल नामांकन करेंगे। लड़ाई किस तरीके से देखी जा रही है, क्योंकि जब विपक्षी दलों ने अपने कैंडिडेट का घोषणा की थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से कौन होगा, कई तरह के सवाल और कयास लग रहे थे, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। देखिए, जहां तक संख्या बल की बात है तो जाहिर तौर पर जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू के पक्ष में, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं जिनकी कुल संख्या 790 है, उनमें बड़ी संख्या जो है, या यूँ कहें कि एनडीए के अगर घटक दलों को मिला लें तो वो साफ तौर पर जो ज़रूरी जो आंकड़ा है उसको पार करता दिखता है। और जिस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को लेकर एनडीए के बाहर के जो दल हैं उन्होंने भी अपना समर्थन जताया था रामनाथ कोविंद को लेकर, चाहे वो एआईएडीएमके हो, बीजेडी हो, छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी हम बात करें, टीआरएस, वाईएसआर रेड्डी, इस तरह की जो पार्टियां हैं उन्होंने समर्थन दिया। और यहाँ तक कि जो विपक्षी दलों के जो सदस्य रहे, जो विपक्षी दल रहे, जेडीयू का जिक्र जिसमें करना जरूरी होगा, उन्होंने भी समर्थन दिया। तो इस तरह का गणित अगर हम देखें तो वेंकैया नायडू का जो एक तरह से जो एक उनका कद है, न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि तमाम दलों में जिस तरह से उनकी स्वीकार्यता है जी, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि एनडीए की संख्या है, और साथ ही साथ एनडीए के बाहर के जो दल है वो भी वेंकैया नायडू के नाम पर काफी उनमें सहमत होंगे। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद
जब बाकी सदस्य निकल गए उसके बाद एनडीए के घटक दलों के अलावा दूसरे दलों से भी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने और प्रधानमंत्री बैठे रहे वहां पर मीटिंग के बाद भी। जब बाकी सदस्य चले गए उन्होंने इस बात की जानकारी दी एनडीए के बाकी घटक दलों को और उनको अपने इस फैसले की जानकारी दी और खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा जी बिल्कुल प्रणव, और उम्मीद है कि जब कल नामांकन होगा दोनों ही कैंडिडेट कल नामांकन करेंगे और मुकाबला रोचक जरूर कहा जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से आपने कहा कि संख्या बल के लिहाज से एनडीए के पास संख्या जो जरूरी आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव आपका और बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और यदि पहली खबर छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए आज वोट डाले गए। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद और यूपीए की ओर से मीरा कुमार उम्मीदवार हैं। चुनाव के निर्वाचन अधिकारी अनूप मिश्रा ने बताया कि करीब 99% वोटिंग हुई है। वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी और उसी दिन नतीजा भी आएगा। देश के सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली में देश के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले गए। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई बड़े नेताओं ने संसद में मतदान में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दावा किया कि ये चुनाव मौजूदा कालखंड के लिहाज से बेहद अहम है। जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है, एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपना वोट डाला। इधर वोटिंग से पहले यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा कि ये चुनाव देश की दिशा तय करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मा की आवाज सुनी जाएगी, क्योंकि इससे पवित्र और इससे शक्तिशाली और कुछ नहीं है, और देश के हित में, देश के भविष्य के लिए निर्णय लिया जाएगा। इस बीच एनसीपी ने स्वीकारा कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि चुनाव के बाद अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इधर बीएसपी नेता मायावती ने कहा कि ये चुनाव कोई भी जीते, लेकिन ये उनकी पार्टी और विचारधारा की जीत है। रक्षा करने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति की होती है। हम यही कोशिश और हमारी आशा यही रहेगी कि अच्छे व्यक्ति जो इस पद की गरिमा को रख सकते हैं, संविधान की रक्षा कर सकते हैं, वो जीते। और इसमें कोई अब क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है, अब अन्य कोई राजनीति वोटिंग के बाद न देखी जाए। ये जीत हार एक अलग चीज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन खुशी की बात यह है कि शुल्क कास्ट का आदमी तो देश का राष्ट्रपति बनेगा। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इस साल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,896 वोटर थे, जिसमें 776 सांसद और 4,120 विधायक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के सभी राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच विधानसभा भवनों में सुबह से ही विधायकों की आवाजाही लगी रही। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के समर्थकों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। ये तस्वीरें हैं देश के अलग अलग राज्यों की, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायक वोट डालने पहुंचे। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद
और विपक्ष की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार के पक्ष में दोनों के समर्थकों ने खुलकर अपनी बात रखी। एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे उम्मीद क्या, सब जानते हैं रामनाथ कोविंद जी, श्रीमान रामनाथ जी भारी बहुमत से जीतेंगे। আমরা ভোট দিয়েছি, এটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ভোট, প্রতিরোধের ভোট, এবং আগামী দিন আমি চাই, আমরা সবাই চাই বিরোধী শক্তি এক জায়গায় এসে লড়াই করুক। चेन्नई में एआईएडीएमके के दोनों गुटों के नेताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं डीएमके ने दावा किया कि मीरा कुमार इस चुनाव में रामनाथ कोविंद को कड़ी टक्कर देंगी। बेंगलुरु में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வாக்களிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். இதுதான் நான் வந்து சொல்றேன், இது யாருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது, இது ரகசிய வாக்கு. முதல் குடிமகன் ஜனாதிபதி ஆக அந்த ஜனாதிபதிக்குரிய தேர்தல், அதற்குரிய வாக்குப்பதிவு இன்றைக்கு நடைபெற்றிருக்கிறது. अपना वोट बदल के मीरा कुमार साहिबा को कामयाब करें, लेकिन अगर अभी के नंबरों पे जाएं तो लगता है कि एनडीए को जो है इस इलेक्शन में एडवांटेज है। गुवाहाटी, जयपुर, भुवनेश्वर और लखनऊ समेत देश के सभी कोने से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। कई राज्यों में दोनों गुटों ने दावा किया कि उनके पक्ष में दूसरी पार्टियों ने क्रॉस वोटिंग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। पहले दिन दिवंगत सांसदों और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सहयोग की अपील की तो विपक्ष के तेवर आक्रामक दिखे। सोमवार को सदन की कार्यवाही पूर्व पर्यावरण मंत्री और राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे को श्रद्धांजलि देने से शुरू हुई। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि दवे हमेशा पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते रहे। सदस्यों ने कांग्रेस सांसद पी गोवर्धन रेड्डी को भी श्रद्धांजलि दी। पूर्व सांसदों में अखिलेश दासगुप्ता, दसारी नारायण राव, PN सुकुल, ईरा सेजियन, C नारायण राव और UK लक्ष्मण गौड़ा को भी याद किया गया। We deeply mourn the passing away of Dr. Akhilesh Das Gupta, Shri Anil Madhav Dave, Shri PN Sukul, Dr. Desari Narayana Rao, Shri Era Sezian, Shri Palvai Govardhan Reddy, Dr. C Narayan Reddy and Shri UK Lakshmana Gowda। राज्यसभा में भारी बारिश और बाढ़ में जान गंवाने वालों को भी श्रद्धांजलि दी गई और अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की निंदा की गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर निर्वाचित सांसद फारूक अब्दुल्ला और PK कुन्हाली कुट्टी ने शपथ ली। इसके बाद दिवंगत सांसद विनोद खन्ना और पूर्व पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के साथ पूर्व सांसद सूबेदार प्रसाद सिंह, ईरा सेजियन, अजीत कुमार साहा और नारायण सिंह चौधरी को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में भी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। सभा इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की निंदा करती है और इस घृणित हमले के पीड़ित शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग मांगा कि सभी राजनीतिक दल, सभी माननीय सांसदगण राष्ट्र हित के महत्वपूर्ण फैसले लेकर के उत्तम स्तर की चर्चा करके हर विचार में वैल्यू एडिशन करने का प्रयास, हर व्यवस्था में वैल्यू एडिशन का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। विपक्ष कृषि संकट, किसानों की आत्महत्या, GST, नोटबंदी समेत तमाम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की तैयारी में है। कि अंदरूनी सुरक्षा जो है आज के देश के अंदर बहुत बड़ी पैमाने पर उसके अंदर गिरावट है। अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए उनकी संरक्षण के सवाल ही उठा, ये होगा एक सवाल। दूसरा, आम आदमियों के ऊपर आर्थिक बोझ बड़ी पैमाने पर बढ़ी है। मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 विधेयक पेश किए जाएंगे। कृति मिश्रा और प्रणव गोस्वामी के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सरसों को लेकर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस फसल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर फिलहाल कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है। इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और जीएम फसलों को वाणिज्यिक तौर पर जारी करने के मामले में विभिन्न पक्षों से सुझाव और उनकी आपत्तियां मांगी गई हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार को 7 दिन में बताने को कहा कि उस बारे में कब तक फैसला लेगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी GAC बीते मई ही इसके वाणिज्यिक इस्तेमाल की सिफारिश कर चुकी है। पाकिस्तान से भारी फायरिंग के में आज एक जवान शहीद हो गया और एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। पुंछ और राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इधर भारत ने पाकिस्तान से साफ कहा कि अगर सीमा पार से गोलीबारी हुई तो इसका भारतीय सेना पुरजोर जवाब देगी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।